हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 176 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप सभी लोग को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, यही हमारी उम्मीद है। आप लोग अपने पेपर के प्रति सजग होंगे, अपनी पढ़ाई को जी जान से कर रहे होंगे। जहां हो रहा होगा, जितना आपके पास टाइम मिल रहा होगा उतना आप करने का प्रयास कर रहे होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई से जी मत चुराइए, आपको जितना मौका मिले उतना करते जाइए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। तो ये मत मानिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नौकरी में हैं या कहीं और कुछ जॉब कर रहे हैं, या हमारे पास किसानी है, गृहस्थी है। तो हर चीज़ है आपके पास, लेकिन एक है कि एक पल आपके पास है। तो एक पल को आप दीजिए, एक समय निकालिए, कोई भी समय निकालिए, सुबह शाम रात दिन, जब आपको मौका मिले 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए, जिससे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते जाएंगे। तो बहाना मत बनाइए और करते रहिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज जो इस वीडियो का होगा क्वेश्चन वो 31 नंबर से शुरू होगा और इसमें आपको व्याख्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में जो कैबिनेट होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन सी है सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, ऑप्शन डी है निर्वाचकों के प्रति। तो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होता है उसमें राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति, क्योंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। तो वो कैबिनेट के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि यही मालिक होता है देश का, या राज्य कह सकते हैं। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है तथा उसे हटा सकता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था की प्रणाली प्रचलित है। तो अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था की प्रणाली प्रचलित है। आगे देखते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 147, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 149, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 150। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 148। जो अनुच्छेद 148 है वह राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नियंत्रण एवं महालेखा की नियुक्ति कर सके। ऑप्शन बी आपका सही है, 32 का बी। व्याख्या देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम क्या है? महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारतीय संविधान द्वारा महालेखा परीक्षक को भारत का नियंत्रण और एवं महालेखा परीक्षक पद का नाम दिया गया। जो महालेखा परीक्षक था उसी पद को स्वतंत्रता के बाद क्या कर दिया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का नाम दे दिया गया था। उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति एक संवैधानिक अधिकारी बनाया गया। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है उसके बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि महालेखा परीक्षक का किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 5 में उल्लेख है। और किस अनुच्छेद में उनका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 148 से 151 तक। और भारत मतलब जो महालेखा परीक्षक पद का पहली बार सृजन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक है। निम्नलिखित में कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक है। ऑप्शन ए है विंथम, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन 4 मतलब डी है J.S. मिल। तो आंसर आपका 4 के साथ जाता है, डी के साथ। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को लिखा है, तो ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा दोस्त। जॉन स्टुअर्ट मिल ने आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र आदि में विषयों पर लिखा है। जो उसका निबंध लेखन है वो उसका सभी पे, आचार शास्त्र पे, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र जो विषय हैं उन पर उन्होंने लेख लिखा है या पुस्तकें लिखी है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उनकी 2 रचनाओं जैसे स्वतंत्रता, जिसे ऑन लिबर्टी जो 1859 में, और प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है J.S. मिल को, जिसको कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल को। आगे चलते हैं दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है उसमें कितने अनुच्छेद है, ये बताना है। ऑप्शन ए है 111, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 124। तो आंसर हो जाएगा 111। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद है, तो 111 है दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को सभी 50 संस्थापक देशों के हस्ताक्षर से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। तो कितने देश थे, तो 50 थे, शायद एक और था, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को सभी 50 देशों के हस्ताक्षर से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ही संगठन का संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय है। जो ये चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही संगठन का क्या है, संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय है। इसमें 111 अनुच्छेद में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्या है 111 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक जो भाषाएं हैं, अरबी है, चीनी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, रूसी है, स्पेनी है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी भाषाएं हैं या इनमें से कौन सी भाषाएं नहीं हैं। तो 3 का ऑप्शन कर इसमें दे देगा या रो में दे देता है, उसमें मिलाना होता है। तो इसको याद रखेंगे कि अरबी है, चीनी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, रूसी है और स्पेनी है। तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ और देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से, ऑप्शन 2 है 1 फरवरी से, ऑप्शन 3 है 1 मार्च से और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल से। तो आपको तो मालूम होगा कि आंसर हो जाएगा डी 1 अप्रैल से। जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है तथा इसका अंत 31 मार्च को माना जाता है। सरकार तथा समस्त भारतीय बैंक इसी को आधार मानकर अपना कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन था। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था। विदेश नीति हमारा जो है वो किस पे कौन प्रतिपादक था, ये आपको गुटनिरपेक्ष यहाँ से ध्यान आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन को दिया था, जो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए दोस्त। भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए उन्होंने 1946 में कहा था कि
वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। गुटों की खींचातानी से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जाति भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। मतलब हम किसी गुट में नहीं, उस समय गुट जो थे आपके साम्यवादी और पूंजीवादी, जिसमें सोवियत रूस और उधर हो गया था, तो ये स्वतंत्र थे, इसलिए इसने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। सिसरो, टिटो, इनका जो नाम आता है वो सब लोग साथ में मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षे सार्क का कार्य करता है। दक्षे या जिसे हम सार्क कहते हैं कार्य करता है, किस पर कार्य करता है ये बताना है। ऑप्शन ए है भारत के दृष्टिकोण के आधार पर, ऑप्शन बी है बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर, ऑप्शन सी है सार्वजनिक हित के आधार पर, ऑप्शन डी है दोनों 2/3 बहुमत के आधार पर। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक हित के आधार पर। जो सार्क है वो कार्य करता है सार्वजनिक हित के आधार पर। दोस्तों व्याख्या देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो सार्क की स्थापना कब हुई है? तो 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्य देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव व भूटान, अफगानिस्तान हैं। दक्षे सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि सार्क का गठन कब किया गया था? तो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। इसको आप नोट कर चल सकते हैं। आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई वर्ष, किस वर्ष में 15 तक बढ़ाई गई है ये बताना है इस समय। ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन सी बी है 1968 में, ऑप्शन सी है 1960 में, ऑप्शन डी है 1962 में। तो किस वर्ष बढ़ाई गई दोस्तों? तो आंसर ए सही हो जाएगा 1965 में। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 तक बढ़ाई गई, किस वर्ष में बढ़ाई गई? तो 1965 में बढ़ाई गई। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व देने के लिए की गई। महासभा 2/3 बहुमत द्वारा 2 वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों की चुनाव करता है, जिसमें 5 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। 1965 से पूर्व 6 अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था थी। जो 1965 है दोस्तों, इससे पूर्व जो थे 6 ही देश क्या होते थे? अस्थायी होते थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 10 कर दी गई। तब सुरक्षा परिषद की कुल संख्या 15 हो गई, जिसमें 5 क्या हैं? अस्थायी हैं। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। जो 5 अस्थायी देश हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखिए। जो अस्थायी देश हैं 5, उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको याद है तो कमेंट में आप जरूर 5 जो अस्थायी देश है उनका नाम लिखिए। आगे चलते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 35 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी का आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का, वो सी हो जाएगा 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं, जैसे भारत की सरकारें एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। तो ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य से देश का आप तात्पर्य लगा लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? तो कितने ने किए थे ये बताना है।
ऑप्शन ए है 51, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 61 और ऑप्शन डी है 64। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 51। हम शुरुआत में आगे जो क्वेश्चन था उसमें भी 50 दिया था व्याख्या में, लेकिन एक लोग अंत में जुड़ गए थे इसलिए 51 था दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा हम बताए थे, लेकिन यहाँ पे आप विस्तार से देखेंगे। ठीक है। 7 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित ढांचे को प्रकाशित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित इस सम्मेलन को सभी सम्मेलनों की समाप्ति करने वाला सम्मेलन माना गया। 26 जून 1945 को सभी 50 देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सका था, किंतु थोड़े समय बाद चार्टर पर हस्ताक्षर करके वह भी संस्थापक सदस्यों की सूची में सम्मिलित हो गया। तो आंसर आपका ए था 51। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन व्याख्या सहित। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो दोस्त, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आप लाइक करने में थोड़ा सा कंजूसी आप लोग करते हैं, तो लाइक यार कर दिया करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक से हमारे हौसले में जो 4 चांद लगते हैं दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक कर दिया करिए, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें, जिससे कि और मेहनत करें कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे सकें। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ